सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आर के में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या अन्य प्रदेशों के लोक सेवा द्वारा तथा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी एग्रीकल्चर की संस्थाएं हैं उनमें जो परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है उसमें जो है कृषि विज्ञान की जो शाखा है मृदा विज्ञान, और मृदा विज्ञान के जो चैप्टर हैं खाद्य एवं पोषक तत्व, उससे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से मैं आपको जो है 20 से 25 क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। इससे आपको यह अंदाज़ा लग जाए क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस टाइप आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं और आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। आप मेरे साथ परिचर्चा में अंत तक बने रहें। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि जो है प्रश्न नंबर 1 कह रहा है मृदा जिसमें उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा, मृदा जिसमें उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा 250 से 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। उसे किस वर्ग, क्या कह रहा है, किस वर्ग में रखा जाता है। ठीक है, उसे किस वर्ग में रखा जाता है। कह रहा है ऑप्शन ए उच्च न्यून अधिक न्यून, डी कह रहा है मध्य। क्या कह रहा है, मध्य मध्यम। तो मृदा जिसमें उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा 250 से 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है उसे जो है किस वर्ग में रखा जाता है, तो उसे रखा जाता है मध्यम वर्ग में। किसमें, मध्यम वर्ग में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, आप जो है इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मृदा जिसमें उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा 250 से 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है उसे किस वर्ग में रखा जाता है, तो उसे जो है मध्यम वर्ग में रखा जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए और मैं आपको इसी प्रश्न में ही कार्बन, फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन की जो भी एक मात्रा इस तरीके की है, इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में लिखा दे रहा हूँ। आप उसको रट लीजिएगा कौन सी मध्य न्यून है, जो मृदा में जो नाइट्रोजन का उपलब्धता होती है कि न्यून में क्या होती है, मध्यम में क्या होती है और उच्च वर्ग में क्या होती है। तो आप इसको मैं नोट करा दे रहा हूँ आपको। कह रहा है जो है क्रम संख्या। ठीक, फिर कह रहा है पोषक तत्व, फिर कह रहा है सीमाएं। क्या कह रहा है, सीमाएं। ठीक है, सीमाएं में क्या होगा,
अल्प, मध्यम और उच्च। ठीक है, कह रहा है अल्प, मध्यम और उच्च। तो यहाँ पर क्या है, इकाई माने केजी और परसेंटेज। ठीक है, क्रम संख्या 1, क्रम संख्या 1 में कह रहा है कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, प्रतिशत। ठीक, कार्बनिक पदार्थ प्रतिशत। साथ में क्या कह रहा है, 0.5% से कम। ये कह रहा है 0.5 से 0.75। क्या कह रहा है, 0.5 से 0.75। उसमें कह रहा है 0.75 से अधिक। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ जो है। दूसरा कह रहा है नाइट्रोजन, इकाई कह रहा है केजी पर हेक्टेयर, केजी पर हेक्टेयर। अल्प में कितना है, 280 से कम। क्या है, 280 से कम। और ये कह रहा है 280 से 560। कितना, 560। कितना कह रहा है, 560। और यह कितना कह रहा है, 560 से अधिक। ठीक है, 560 से अधिक। ये जो है आपका जो हो गया वो कौन सा, नाइट्रोजन जो है आपका नाइट्रोजन हो गया। और उसके बाद जो है कह रहा है फास्फोरस। किसका कह रहा है, फास्फोरस का कह रहा है। किसका कह रहा है, फास्फोरस। ये भी जो है केजी में ही होगा, केजी पर हेक्टेयर। एजन 10 से कम, 10 से 25। यहाँ क्या कह रहा है, 25 से अधिक। क्या कह रहा है, 25 से अधिक है। ठीक है, 25 से अधिक। पोटास, पोटास भी केजी में है, 118 से कम, 118 से 280 और 280 से अधिक। ठीक है, अब आप इसको मैं बता दे रहा हूं, अब आप इसको नोट कर लीजिए। कह रहा है क्रमशः पोषक तत्व इकाई सीमाएं। जैसे कह रहा है कि ये चाहे कार्बनिक हो, नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, कितना केजी या कितना परसेंट मिलेगा प्रति हेक्टेयर में, तो किस श्रेणी में जो है, कौन सी मृदा में कौन सी श्रेणी उसको कहा जाएगा, अल्प उपजाऊ, मध्यम और जो है उच्च। तो कार्बनिक पदार्थ जो है जिस मृदा में 0.5 से परसेंटेज में है, ये 0.5 से कम मिलता है, उसको अल्प मृदा कहते हैं, अल्प उपजाऊ मृदा। और मध्यम में 0.5 से 0.75 और उच्च मृदा जो उपजाऊ होती है, उच्च
वो 0.75 से अधिक है। उसका नाइट्रोजन में 1 किलोग्राम में है, तो ये 280 केजी से कम मिलेगी जिस मृदा में प्रति हेक्टेयर, उसको अल्प कहेंगे। और 280 से 560 जो है मध्यम, और 560 से अधिक जिसमें मिलती है उसे उच्च उपजाऊ मृदा। ठीक है। फास्फोरस जो ये भी केजी में ही होता है, 10 किलोग्राम से कम अल्प उपजाऊ मृदा, 10 से 25 मध्यम उपजाऊ मृदा, और 25 से अधिक उच्च उपजाऊ मृदा। ठीक है। पोटास जो है 160 से कम, कितना 118 से कम, और 118 से 280 मध्यम में, और 280 से अधिक जो है 280 से अधिक जो है उच्च उपजाऊ मृदा। ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आपको मैंने इसको लिखा दिया, आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कौन सा नॉन सिम्बायोटिक जीवाणु है। तो कौन सा एजोटोबैक्टर जो है नॉन सिम्बायोटिक जो है जीवाणु है, नहीं असहजीवी जीवाणु कौन सा है, एजोटोबैक्टर। आप इसको नोट कर लीजिए, ये कम से कम 4-5 बार हो चुका है। इसको आप अलग से पन्ने पे कापी पे आप लिख लीजिए कि कौन सा एजोटोबैक्टर जो है नॉन सिम्बायोटिक यानी असहजीवी जीवाणु है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। कह रहा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो आप जो है कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से अगर कोई नहीं है तो आप उस पर लगा दीजिएगा सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन, इसको भी अलग पढ़ने से आप लिख लीजिए। देखिए बार बार पूछा जा रहा है, कह रहा है कि म्यूरेट ऑफ पोटास यानी पोटेशियम क्लोराइड में पोटास की मात्रा कितना परसेंट होती है, तो 60% होती है। आप अलग पन्ने से इसको भी लिख लीजिएगा। अलग पन्ने में कह रहा है, देखिए अब आ गया किसका, भंडारण वाले, स्टोर कर ग्रेन अनाज का स्टोर करते समय जो दवा की आवश्यकता पड़ती है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रति मीट्रिक टन अनाज प्रधुमित करने के लिए एल्युमिनियम फास्फाइड की एल्युमिनियम फास्फाइड की 3 ग्राम वाली कितनी 3 ग्राम वाली कितनी टिकिया प्रयुक्त होगी, कितनी टिकिया प्रयुक्त होगी। कह रहा कितनी टिकिया प्रयुक्त होगी। कह रहा है
12 से 15, बी कह रहा है 5 से 7, सी कह रहा है 8 से 10 और डी कह रहा है 3 से 4। तो कितनी होगी? 5 से 7 टिकिया जो है ये प्रति मीट्रिक टन अनाज प्रधूमित करने के लिए एल्युमिनियम फास्फाइड की 3 ग्राम वाली कितनी टिकिया प्रयुक्त होगी? तो 5 से 7 टिकिया प्रयुक्त होगी। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा गया है, आप अलग पन्ने पर नोट कर लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जो है नाइट्रीकरण के लिए है या नाइट्रीकरण जीवाणु है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, तो कौन है? नाइट्रोसोमोनास। कौन है? नाइट्रोसोमोनास। आप इसको नोट कर लीजिए अगले अलग पन्ने पर। इनमें जो है नाइट्रोसोमोनास जो है नाइट्रीकरण के लिए है। कौन सा जीवाणु? नाइट्रोमोनास। नाइट्रोमोनास जो है नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है? नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया। आप कर लीजिए, क्योंकि अमोनिया कंपाउंड को नाइट्राइड में नाइट्रेट से फिर नाइट्रेट में परिवर्तित करता है। नाइट्रेट के रूप में ही पौधे जो है नाइट्रोजन का ग्रहण करते हैं। किसको करते हैं? नाइट्रोजन को नाइट्रेट रूप में, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित पोषक तत्वों का समूह जो है वह द्वितीय पोषक तत्व कौन सा है? तो मैंने आपको बताया प्राथमिक में फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और द्वितीय में जो है कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम। बाकी जो 8 बचे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए अलग से पढ़ने पे कि क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, ठीक। कह रहा है कौन सा युग्म सुमेलित है? तो आप जो है जो जैव उर्वरक जो प्रयोग किया जाता है वो एजोला, बीजीए, ये सब जो है धान में प्रयोग किए जाते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, अलग से पन्ने पर लिख लीजिए ये कितनी बार पूछा गया है। और एजेटोबैक्टर जो है नॉन लेग्यूम जैसे गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा और में प्रयोग किया जाता है। और राइजोबियम जो है लेग्यूमिनेसी फसल में यानी दलहनी फसलों में उसका प्रयोग किया जाता है। आप इसको अलग से पन्ने पर नोट कर लीजिए, ठीक है। एजोस्पिरिलम क्या है? एजोस्पिरिलम, ये एजोस्पिरिलम भी एक जैव उर्वरक है जो किसमें प्रयोग किया जाता है? ज्वार और बाजरा में। एजोस्पिरिलम जो है ज्वार और बाजरा में इसका प्रयोग किया जाता है। आप इसको नोट कर लिए। ऐसे मैचिंग में दे देगा एजोटोबैक्टर, लेग्यूमिनिस, वो क्या कहते हैं, राइजोबियम, और जो है एजोला, और जो है एजिस्पिरिलम दे देगा। मैचिंग करने में आ जाएगा, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा सुधारक कौन है? तो मृदा सुधारक बहुत बार पूछा है। पायराइट्स हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा, चूना हो जाएगा। ये सब जो है, चूना जो है अम्लीय मृदा को सुधार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्षारीय मृदा में जो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, और लवणीय मृदा में पायराइट्स का प्रयोग किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, अलग से पन्ने पर नोट करिए इसको।
कह रहा है 17वां आवश्यक, कह रहा 17वां यानी ये 17वां आवश्यक पादप पोषक तत्व कौन सा है। कह रहा है कि 17वां आवश्यक पादप पोषक तत्व कौन सा है। ठीक है, तो कह रहा है क्लोरीन, जिंक, सी कह रहा है निकिल और डी कह रहा है मैग्नीज। तो 17वां आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है, तो वो कौन सा है, निकिल है। आप इसको नोट कर लीजिए, निकिल जो है 17वां आवश्यक पोषक तत्व है। मैं 7 पोषक तत्व 8 सूक्ष्म पोषक तत्व फिर दोबारा आपको लिखा दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। 17 यहाँ तो 8 आएगा नहीं, तो इसलिए जो है आपको मैं यहाँ पर लिखा दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। एक बार फिर लिखा दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। जिंक, तांबा, एक जिंक, 2 तांबा, 3 लोहा, 4 मैग्नीज, 5 निकिल, 6 मालिब्डिनम और 7 जो है क्लोरीन, 8 जो है बोरान। तो 8 जो है सूक्ष्म पोषक तत्व, 3 द्वितीय पोषक तत्व और 6 जो है प्राथमिक पोषक तत्व। अब आप देखिए, ध्यान से सुनिएगा। प्राथमिक पोषक तत्व में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, फिर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 6। द्वितीय पोषक तत्व में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर 9 और 8 है जो है जिंक, तांबा, लोहा, मैग्नीज, निकिल, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन और बोरान। उसमें कभी कभी अक्सर पूछता है, अक्सर पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व जो है अनावश्यक है या आवश्यक नहीं है परंतु पौधों की वृद्धि के लिए लाभदायक है। तो कौन होता है, वो होता है सोडियम। कौन होता है, सोडियम। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है,
पौधों की जड़ों में वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? पौधों की जड़ों में वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? ऑप्शन ए कह रहा है नाइट्रोजन, बी सल्फर, सी फास्फोरस, डी पोटास। तो पौधों की जड़ों में वृद्धि के लिए सहायक कौन सा पोषक तत्व होता है? तो होता है फास्फोरस। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए, आपको कभी कभी पूछ लेगा एक क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा पोषक तत्व है कि जिसके बिना पौधा जो है अपनी जीवन चक्र को पूरा नहीं कर सकता है। तो फास्फोरस ही है। क्या है? फास्फोरस एक ऐसा पौधा है, पूछे लेता है कि कौन सा ऐसा पौधा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पोषक तत्व है कि जिसकी बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता है। तो फास्फोरस है। फास्फोरस जो है, और जानते क्या करता है? ये जो है जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों को में जो ग्रंथि बनती हैं, गांठ, उनके निर्माण में सहायक करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी मदद करता है। आप इसको नोट कर लीजिए। मैं बोल रहा हूँ जो क्या कि पौधा बिना फास्फोरस के अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता है। यह नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है पौधों की, क्योंकि पौधों की जड़ों में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं, गांठें पाई जाती हैं, नोडल्स पाई जाती हैं, उनके विकास में मदद करता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, देखिए, स्वस्थ क्या कह रहा है? स्वस्थ पौधे में फास्फोरस की मात्रा 0.1% से कितना? 0.1% से 0.4% पाया जाता है। कितना? 0.4% पाया जाता है। ठीक है, स्वस्थ पौधे में फास्फोरस की मात्रा 0.1 से 0.4% पाया जाता है। आपने इसको याद किया ना कि फास्फोरस बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे भी पूछ लगता है कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो पौधे की लाइफ साइकिल का की है, की ऑफ लाइफ साइकिल प्लांट, तो वो फास्फोरस है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। मैं वही क्वेश्चन आपको लिखा रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है या पूछे नहीं गए हैं, लेकिन वो क्वेश्चन उसको जान लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो है कि जो मैं लिखा नहीं रहा हूं और बोल रहा हूं कि आप अलग से कॉपी पे लिख लीजिए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए मैं उसको नहीं लिखा रहा हूं ताकि समय की बचत हो और आपको अधिक से अधिक कंटेंट उपलब्ध हो सके। कह रहा है कि जो है वर्मी कंपोस्ट में किस जीव या जंतु का प्रयोग किया जाता है? तो वर्मी कंपोस्ट में
केचुए का प्रयोग किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है डीनाइट्रिफिकेशन का अंतिम उत्पाद क्या है। डीनाइट्रिफिकेशन का अंतिम उत्पाद क्या है। डीनाइट्रिफिकेशन का अंतिम उत्पाद क्या है, कह रहा है ऑप्शन ए N2O, बी क्या कह रहा है NO2, और सी कह रहा है N2O प्लस N2, और डी कह रहा है जो है N2 यानी नाइट्रोजन। तो डीनाइट्रिफिकेशन का अंतिम उत्पाद क्या है, नाइट्रोजन है। क्या है, नाइट्रोजन है। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है विनाइट्रीकरण। क्या होता है, विनाइट्रीकरण। डीनाइट्रिफिकेशन में कौन कौन से जीवाणु भाग लेते हैं, वो लेते हैं स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास और जो है स्यूडोमोनास और माइक्रोकोकस और एजोटोबैक्टर, बैसिलस समूह के। देखिए क्वेश्चन ये हो गया, डीनाइट्रिफिकेशन का अंतिम उत्पाद क्या है, तो ये नाइट्रोजन है। और इसमें कौन कौन से जीवाणु भाग लेते हैं, तो स्यूडोमोनास, माइक्रोकोकस, एजोटोबैक्टर, बैसिलस समूह के जीवाणु, ये डीनाइट्रिफिकेशन में। और नाइट्रिफिकेशन में कौन भाग लेता है, तो नाइट्रिफिकेशन में नाइट्रोसोमोनास। कौन सा, आप लिख लीजिए, ये डीनाइट्रिफिकेशन का है यानी विनाइट्रीकरण का, और नाइट्रिफिकेशन के जो है नाइट्रोसोमोनास। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अगला फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि म्यूरेट ऑफ पोटास में पोटास की मात्रा कितना पाई जाती है, तो कितना 60%। इसको अलग से पन्ने पर लिखिए। अलग से पन्ने पर लिखने से आपको ये फायदा होगा कि आप जब अंत में देखेंगे, जब सॉइल साइंस का या पोषक तत्व खाद का जो चैप्टर पूरा हो जाएगा सॉल्व करा करके, तो आपको ये अंदाजा लगेगा कि क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया और कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। 6 हो गया। फिर कह रहा है कि नाइट्रोजन उर्वरक कह रहा है कि नाइट्रोजन उर्वरक अच्छी अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। अच्छी अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। नाइट्रोजन उर्वरक अच्छी अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं।
जब उनका प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। कह रहे कि नाइट्रोजन उर्वरक अच्छी अंकुरिया प्रदर्शित करते हैं जब उनका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? पूर्ण मात्रा दो भागों में देने पर, पूर्ण मात्रा दो भागों में देने पर, ठीक है। और बी क्या कह रहा है कि पूर्ण मात्रा बुआई के समय मृदा में मिला देने पर, पूर्ण मात्रा बुआई के समय मृदा में मिला देने पर। फिर कह रहा है सी, पूर्ण मात्रा 3 भागों में देने पर। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है नाइट्रोजन उर्वरक अच्छी अंकुरिया प्रदर्शित करते हैं जब उनका प्रयोग किया जाता है तो पूर्ण मात्रा 3 भागों में देने पर। इसमें होता क्या है कि 3 मात्रा जो पूर्ण देने पर क्या होता है? आधा जो इसको बता 50% जो है बुआई के समय ही बेसल ड्रेसिंग करते हैं। क्या करते हैं? 50% बुआई के समय और 25% जो है फर्स्ट सिंचाई के बाद और जो है फ्लावरिंग के बाद, ठीक है। 7 क्या करा है? अगला क्वेश्चन फिर वही आ रहा है पोषक तत्व से। देखिए बार बार घुमा करके आ रहा है कि प्राइमरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन सा है, यानी प्राइमरी पोषक तत्व कौन से हैं। तो प्राइमरी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, और द्वितीय में सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और 8 बाकी जो बचे हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। कह रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। पोटेशियम की कमी, कह रहा पोटेशियम की कमी पौधे पर कहाँ दिखाई पड़ती है? पौधों पर कहाँ दिखाई पड़ती है? कह रहा है कि पोटेशियम की कमी पौधों पर कहाँ दिखाई पड़ती है? कहाँ दिखाई पड़ती है? कह रहा है वर्धन शिखा पर, यानी ग्रोइंग टिप। कह रहा है वर्धन शिखा पर। बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है पत्तियों के बीज की सिरा पर। कह रहा है पत्तियों की बीज के सिरा पर। सी क्या कह रहा है? तने पर।
तने पर, और डी क्या कह रहा है कि पत्तियों के किनारे पर। क्या कह रहा है? पत्तियों के किनारे पर। कह रहा कि पोटेशियम की कमी पौधों पर कहाँ दिखाई पड़ती है? तो पत्तियों के किनारे पर, जो पुरानी पत्ती होती हैं, पुरानी पत्ती में पत्तियों के किनारे पर जो है पोटेशियम की कमी दिखाई देती है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। गंधक, अगला क्वेश्चन आप इसको अलग से पन्ने पे लिख लीजिए, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है गंधक की अच्छी अंकुरियां कहाँ दिखाई, किस फसल में दिखाई पड़ती है? तो किसमें? तिलहन, सबसे ज्यादा तिलहन, फिर दलहन, फिर धान्य फसलों में, यानी अनाज वाली फसलों में, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। गंधक यानी सल्फर, कह रहा है सल्फर गंधक की कमी के लक्षण सर्वप्रथम कहाँ दिखाई देते हैं? कह रहा है कि गंधक की कमी के लक्षण सर्वप्रथम कहाँ दिखाई देते हैं? तो कह रहा है तने पर, ऑप्शन ए तने पर, बी कह रहा है पुरानी बढ़वार पत्तियों पर, सी कह रहा है नई बढ़वार पत्तियों पर, डी कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो गंधक सल्फर की कमी के लक्षण जो है सर्वप्रथम कहाँ दिखाई देते हैं? नई बढ़वार पत्तियों पर। कहाँ दिखाई देते हैं? नई बढ़वार पत्तियों पर, जो है किनारे की तरफ। कहाँ? किनारे की तरफ, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए कि नई बढ़वार जो है पत्तियों पर गंधक के लक्षण दिखाई देते हैं। गंधक के लक्षण जो है नई बढ़वार पत्तियों पर दिखाई देते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है कि डोलोमाइट का सूत्र क्या है? डोलोमाइट का सूत्र क्या है? कह रहा है डोलोमाइट का सूत्र क्या है? CaCO3। बी कह रहा है जो है CaMgCO3 का ट्वाइस, और सी कह रहा है CaO, और डी कह रहा है
CaOH का ट्वाइस। तो डोलोमाइट का सूत्र जो है कैल्शियम मैग्नीशियम, ये चीजें हैं जो है कौन सा है, ऑप्शन बी आपका सही है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप इसको अच्छी तरीके से कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व अनावश्यक है लेकिन पौधों की वृद्धि के लिए लाभदायक है, तो कौन सा है, सोडियम है। कौन सा, सोडियम। सोडियम जो है अनावश्यक है लेकिन पौधों की वृद्धि के लिए लाभदायक है। ठीक, आप इसको नोट कर लिए। खाद्य पदार्थों में यूरिया, क्या कह रहा है, खाद्य पदार्थों में यूरिया का वर्गीकरण, कह रहा है खाद्य पदार्थों में यूरिया का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है, किस प्रकार किया जा सकता है। कह रहा है खाद्य पदार्थों में यूरिया का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है। कह रहा है निम्न ऊर्जा चारा में, निम्न ऊर्जा चारा में, फिर कह रहा है बी असली प्रोटीन स्रोत में, फिर सी क्या कह रहा है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन में, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन में, फिर डी क्या कह रहा है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन में उच्च ऊर्जा दाने में, दाना में, उच्च ऊर्जा दाना में। ठीक है, कह रहा है खाद्य पदार्थों में यूरिया का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है, तो वो कह रहा है कि जो है नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन में, क्या, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आप कहेंगे नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन में, तो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन में इसलिए कि जो खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को दो भागों में, खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को दो भागों में बांटा जा सकता है, तो मैं आपको दोनों लिखा दे रहा हूं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन, खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन पदार्थों को युक्त पदार्थों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, भागों में बांटा जाता है। क्या कह रहा है, खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। क्या कह रहा है,
प्रोटीन, देखिए एक होता है प्रोटीन, एक होता है नॉन प्रोटीन। क्या कहता है? एक होता है प्रोटीन, कह रहा केसीन, केसीन, एल्बुमिन, केसीन, एल्बुमिन, फिर कह रहा है, क्या कह रहा है? ग्लोबू, ग्लोबू, क्या कह रहा है? ग्लोबू, ग्लोबुलिन, कह रहा प्रोटीन, केसिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और प्रोटियस, क्या कह रहा है? प्रोटियस, ठीक है। नॉन प्रोटीन में नॉन प्रोटीन में यूरिया, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रियाटिन, अमोनिया। अमोनिया और कह रहा है पेप्टोन्स, हार्ट, ठीक है। खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है नॉन प्रोटीन, एक होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन में केसिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोटियस, और नॉन प्रोटीन में यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रियाटिन, अमोनिया और पेप्टोन्स, हार्ट आदि, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। अगला क्वेश्चन फिर रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधों की जड़ों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो डिटेल में मैंने इसको अभी जस्ट 2-3 क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया है, आप उसी को बढ़िया से तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो फास्फोरस जो है वो आवश्यकता है, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व है जो पौधों को या फसलों को रोग और कीटों के प्रति प्रतिरोधी बनाता है या प्रतिरोध प्रदान करता है। तो कौन सा है? पोटेशियम है, पोटास। कौन? पोटेशियम या पोटास, वही एक ही है, पोटेशियम पोटास। म्यूरेट ऑफ पोटास का दूसरा नाम क्या है? तो ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट है, तो पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। कह रहा है म्यूरेट ऑफ पोटास का दूसरा नाम क्या है? तो पोटेशियम क्लोराइड, क्या है? पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। इसमें 60% जो है पोटास पाया जाता है। कितना? 60%, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फास्फोरस की कमी के लक्षण पहले प्रकट होते हैं। फास्फोरस की कमी, फास्फोरस की कमी के लक्षण पौधों पर पहले कहाँ प्रकट होते हैं, ठीक है।
कह रहा है फास्फोरस की कमी के लक्षण पौधे पर पहले कहाँ प्रकट, सबसे पहले कहाँ पर प्रकट होते हैं। कह रहा है ऑप्शन ए नए पत्ते पर या नई पत्तियों पर। फिर कह रहा है पुरानी पत्तियों पर। फिर सी क्या कह रहा है, जो है पत्तों के किनारे पर, पत्तों के किनारे पर। फिर डी क्या कह रहा है, इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो फास्फोरस की कमी के लक्षण पौधों पर सबसे पहले कहाँ पड़ते हैं, प्रकट होते हैं, तो पुरानी पत्तियों पर। कहाँ होते हैं, पुरानी पत्तियों पर। देखिए फास्फोरस की कमी के लक्षण जो है पुराने पत्तों पर प्रकट होते हैं। देखिए मैग्नीशियम क्या कह रहा है, ये मैग्नीशियम मॉलिब्डेनम नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की कमी होने पर जो है पोटास की कमी होने पर इनका लक्षण सदैव पुरानी पत्तियों पर प्रकट होगा। ठीक है, अब देख लीजिए, ये यहाँ मैंने दिखा दिया आपको। कह रहा फास्फोरस की कमी के लक्षण पौधों पर पहले कहाँ दिखाई पड़ते हैं, तो पुरानी पत्तियों पर। तो केवल फास्फोरस का ही नहीं, जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास जो प्राथमिक पोषक तत्व हैं वो, और उसके बाद मैग्नीशियम और मॉलिब्डेनम, इन पांचों तत्व की कमी होने पर सबसे पहले जो लक्षण प्रकट होगा वो पुरानी पत्तियों पर ही होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है देखिए एक स्यूडोमोनास सिट्रियाटा बैक्टीरिया है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कई क्वेश्चन में। ये जो है फास्फोरस साल्बल बैक्टीरिया है, कौन, स्यूडोमोनास सिट्रियाटा। ये क्या करता है कि अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील फास्फोरस में परिवर्तित करके ये जो स्यूडोमोनास होता है ये अघुलनशील फास्फोरस को परिवर्तित करके घुलनशील में परिवर्तित करता है और पौधों को उपलब्ध बना कराता है। ठीक है, क्या, कौन, स्यूडोमोनास। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 13, सल्फर। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए। सल्फर कम करने वाले जीवाणु, सल्फर कम करने वाला जीवाणु कौन है या कौन सा है, इस तरीके का भी क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शन ए
बैसिलस स्पीसीज, ठीक है। फिर बी कह रहा है थायो बैसिलस स्पीसीज, और सी कह रहा है डिसल्फो डिसल्फो विब्रियो स्पीसीज, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं। डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं, ठीक। तो सल्फर कम करने वाला जीवाणु कौन सा है? तो है डिसल्फोब्रियो स्पीसीज। ऑप्शन सी आपका सही है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और हमने आपको बहुत ही बार सॉल्व कराया है, तो मैं उसको कराऊंगा नहीं। केवल आप जो है अलग पन्ने पर इसको जो नोट्स बना रहे हैं उस पर लिख लीजिए कि धान जो है नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है। तो धान नाइट्रोजन को जो है अमोनिकल फॉर्म में ग्रहण करता है, यानी अमोनिया के रूप में ग्रहण करता है। आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए, ये जो फसलें होती हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करती हैं। सभी फसलें, लगभग सभी फसलें जो है, धान को छोड़ दीजिए, अभी मैं बता रहा हूँ कौन कौन से, तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करती हैं। लेकिन धान तथा आलू जो है नाइट्रोजन का ग्रहण, धान तथा आलू नाइट्रोजन का ग्रहण किसके रूप में करते हैं? अमोनिकल फॉर्म में। किसमें? संपूर्ण जीवन में ग्रहण अमोनिया NH4 प्लस। क्या है? NH4 प्लस, यानी अमोनिया के रूप में करते हैं, ठीक है। कह रहे कि धान तथा आलू नाइट्रोजन का ग्रहण जो है अमोनिया के रूप में करते हैं। बाकी सारी फसल किसके रूप में? बाकी सब फसल नाइट्रेट NO3 नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब आपका फंडा क्लियर हो गया होगा। अब आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कर लेंगे। इतना पढ़ाने पे अगर नहीं, इतना बताने पे अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो समझिए कि आपका भगवान कल्याण करें, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कह रहा खीरा में रुद्ध विकास और कह रहा खीरा में रुद्ध विकास और पत्तों का घटना पत्तों का घटना किसकी कमी से होता है? पत्तों का घटना, देखिए, पत्तों का घटना किसकी कमी से होता
है, किसकी कमी से होता है? कह रहा कि ऑप्शन ए पोटेशियम, बी कह रहा है सल्फर, सी कह रहा है फास्फोरस और डी कह रहा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, तो ये जो होता है वो फास्फोरस की कमी से होता है। किसकी कमी से? फास्फोरस की कमी से। जैसे रुद्र विकास तो खीरा में कौन सा बोल रहा है? ये खीरा, वही जो खीरा हम सलाद के रूप में प्रयोग करते हैं। खीरा में रुद्र विकास और पत्तों का घटना, गिरना या छोटा होना। आप इसको कर लीजिए, गिरना, घटना। देखिए, गिरना, घटना या छोटा होना, ये फास्फोरस की कमी से खीरा में रुद्र विकास यानी विकास का अवरुद्ध होना, गिरना, घटना या पत्तों का गिरना, घटना या छोटा होना, सभी जो लक्षण जो खीरा में दिखाई पड़ते हैं वो फास्फोरस की कमी से होते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने आपको जो है 14 क्वेश्चन सॉल्व कराए, लेकिन 14 क्वेश्चन ही नहीं हमने सॉल्व कराए हैं, हमने आपको 33 क्वेश्चन बताए हैं। कुछ क्वेश्चन को मैंने सॉल्व नहीं कराया, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन 33 क्वेश्चनों को जो मैंने कवर किया है, ठीक है, उस 33 क्वेश्चनों का अगर हमने कंटेंट बनाया है तो लगभग 50 क्वेश्चन के कंटेंट आपको तैयार हो गए हैं। तो आप उसको अगर अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे तो समझ लीजिए कि आप आज की क्लास में 50 क्वेश्चन तैयार हो गया है, उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए किसी भी तरीके से। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।